शुरू हो गया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं सीतापुर का निवासी हूँ। मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई एक सरकारी विद्यालय से कंप्लीट की। उसके बाद स्नातक मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और परास्नातक इग्नू से पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट किया। अभी हाल में ही मेरा चयन अधीनस्थ लोअर पीसीएस में मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है और मेरे शौक इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ना और वीडियोस देखना है। तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर के रूप में आप अभी चयनित हैं। अभी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? नहीं सर, अभी DVPSC हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन ज्वाइनिंग का अभी आना बाकी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि सफल प्रशासक में क्या योग्यताएं, क्या गुण होने चाहिए? सर, एक प्रशासन चलाने के लिए व्यक्ति में कुछ महत्वपूर्ण गुण हो सकते हैं, जिसमें लीडरशिप का गुण हो सकता है, वो एक महत्वपूर्ण गुण है। सत्यनिष्ठा का गुण है, कर्तव्यपरायणता होनी चाहिए और लगातार कुछ परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को बदलने की, सीखने की क्षमता होनी चाहिए। ये सर मुझे लगता है कुछ महत्वपूर्ण गुण है। तो क्या आपको लगता है कि आपके अंदर ये गुण है? हाँ सर, मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहते वक्त और हॉस्टल और यूनिवर्सिटी के फंक्शंस के समय अपने अंदर कुछ कुछ क्वालिटीज देखी, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं। तो आपको एक विशेष परिस्थिति में देता हूँ, आप बताइए कि आप उस वक्त क्या निर्णय लेंगे। मान लीजिए आपको ये जानकारी मिलती है कि एक मांस का टुकड़ा एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में मिला हुआ है और बड़ी Yes, तेजी sir. के साथ वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है जी। और आप एसडीएम के रूप में उस जिले में पदस्थ हैं और आपको अचानक सूचना मिलती है, आप कहीं और हैं और आपको सूचना मिलती है कि ऐसा वाकया हो चुका है, तो जी। आप क्या क्या वहां पर निर्णय लेंगे, कैसे करेंगे? सर, अगर मांस का टुकड़ा किसी धार्मिक स्थल के पास में है और वहाँ पे भीड़ जमा होने लगी है, तो निस्संदेह ये थोड़ा पब्लिक ऑर्डर का एक मैटर है। तो मैं अपनी तहसील स्तर पे जो भी डिप्टी एसपी होगा उनको पहले सूचित करूंगा इस बारे में कि वो जो भी पुलिस प्रशासन हो सके उनके साथ वहाँ पे पहुंचे, और साथ ही मैं अपने साइड से भी मैं और अपने अधीनस्थ अगर एक दो अधिकारी वहाँ पे होंगे उनके साथ वहाँ पहुंचूंगा। अगर भीड़ ज़्यादा उन्मादी हो रही है तो पहली बात तो मैं उनसे ये कोशिश करूंगा कि जिन लोगों ने यहाँ पे मांस का टुकड़ा डाला उनमें से किसी की पहचान अभी नहीं हो सकती है, और जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं वहाँ समरसता बहुत आवश्यक है। तो आप लोग अभी धैर्य बनाए रखें। अगर आपको लगता है कि ये आपके धार्मिक पहचान, आपकी धार्मिक विश्वास के विरुद्ध काम किया गया है, तो आसपास क्लोज सर्किट कैमरेज लगे हुए हैं, तो उसके माध्यम से हम जो भी अभियुक्त होंगे उनकी पहचान करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसा मैं समझाने की कोशिश करूंगा सर। अच्छा, आपने सुना होगा कि आजकल फेक न्यूज की Yes, वजह sir. से तरीके के र्यूमर्स स्प्रेड होते हैं जिससे कि कम्युनल वायलेंस की स्थिति बन जाती है। तो Yes, sir. फेक न्यूज को प्रतिबंधित करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है या क्या किया जा रहा है? सर, फेक न्यूज़ ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक विषय है, जहां अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि भारत सरकार ने आईटी रूल्स 2021 इंट्रोड्यूस किए थे, और उसमें फेक न्यूज़ सिर्फ भारत से नहीं, विदेश से भी जो चाइनीज़ और पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल और फेक ट्विटर अकाउंट्स थे जिनके मदद से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उनको बैन किया था। तो बड़े स्तर पे तो सर ये काम हो सकते हैं कि आप उन यूट्यूब चैनल्स, उन जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन करें, और ऐसे लोगों के लगातार देखते रहें कि कौन किस परिस्थिति में संलिप्त है। लोकल लेवल पे जो हम फेक न्यूज़ देखते हैं उसमें सर व्हाट्सएप चैट की आमतौर पर बात होती है, एक ग्रुप बनता है, उनके बीच में कोई एक मिथ्या बात फैलाई जाती है और उसके बाद वो भीड़ का रूप ले लेती है, जिसमें कई बार उन्माद होने की स्थिति रहती है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि व्हाट्सएप का जो लोकल ग्रीवियंस सिस्टम है, हम उससे ये सरकार की तरफ से कह सकते हैं, एक बाध्यकारी का नियम ला सकते हैं कि ऐसे जो भी अकाउंट्स हैं या जो भी ऐसी चैटिंग है, आप उनके प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए कोशिश करें कि ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे लोगों को चिन्हित करें और हमें बताएं या अपने स्तर से कार्रवाई करें। तो आपका कहना है कि फेक न्यूज को प्रतिबंधित करने के लिए उन वेबसाइट्स पे, उन सारी चीजों पे रोक लगाई जाए। अच्छा, अभी आजकल आपने सुना होगा कि सरकार एक और काम कर रही है, इंटरनेट शट डाउन करने का। कई जगहों पर यस इंटरनेट बंद कर दिए जाते हैं यस जब कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसे इश्यूज आते हैं। सरकार के ऐसे निर्णय को आप किस रूप में देखते हैं? सॉरी सर, आपकी आवाज बीच में चली गई थी।
इंटरनेट शट डाउन कर दिए जाते हैं सरकारों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, आप इस तरीके की प्रवृत्ति को किस रूप में देखते हैं? जी सर, इंटरनेट शटडाउन मूलतः जो अभी हमने स्थितियां देखी हैं जहां भी यही सांप्रदायिक उन्माद आता है उन क्षेत्रों में देखा जाता है, और एक लंबा शटडाउन हमने जम्मू कश्मीर के अंतर्गत देखा था जब धारा 370 से संबंधित प्रावधान किए गए थे। जम्मू कश्मीर के बारे में सरकार की बातें थी, जो कथन था उनका ये था कि चूंकि इंटरनेट के माध्यम से कोई मिथ्या न्यूज़ है वो ज़्यादा स्प्रेड कर सकती है, वायलेंस हो सकता है, तो आपके डिजिटल अधिकारों की अपेक्षाकृत आपके जीवन का अधिकार वरीयता क्रम में ज़्यादा है, इसलिए वहाँ इंटरनेट शटडाउन किया गया था और धीरे धीरे उसकी स्पीड को हमने ठीक किया और उसके बाद अब 4G सेवाएं भी वहाँ हैं। लोकल स्तर पे सर ये जो शटडाउन का तरीका है, तो उस लोकल स्थिति में कई सारे वीडियोस अपने अपने विचारधारा के हिसाब से लोग गलत इंटरप्रेट करके फैलाते हैं। तो इन दोनों कारणों से मुझे लगता है कि जो हम क्षेत्रीय स्तर पे देख रहे हैं या जो जम्मू कश्मीर लेवल पे था, तो शटडाउन एक ठीक विकल्प है। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा नुकसान आता है। विश्व में जो बड़ी रिपोर्ट्स आती हैं कि इंटरनेट शटडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो भारत को होता है। तो अगर कहीं बीच का एक रास्ता निकलता है जहां हम इनिशियल लेवल पे ही, जब भीड़ बढ़ रही है या वो दुष्प्रचार बढ़ रहा है, तो अगर उस स्तर पे अगर हम सोर्स को खत्म कर दें तो शायद एक पूरे क्षेत्र में इंटरनेट शटडाउन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनुराधा भाषिन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना ऑब्जर्वेशन और अपना डिसीजन दिया था। आप बता सकते हैं इस मामले में न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? सॉरी सर, इस बार की जानकारी नहीं। कोई नहीं। आजकल एक सेक्शन आईपीसी का बड़ा फेमस है, चर्चा में चल रहा है, आईपीसी की धारा 124 ए। इसके यस बारे सर। में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ सर, आईपीसी की धारा 124 से राष्ट्रद्रोह से संबंधित है, और ये अंग्रेजी उपनिवेशिक काल से ये धारा राष्ट्रीय चेतना को और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रसारित करने के जो तरीके थे उनके विरुद्ध एक तरीके से राज्य की शक्ति को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि कई बार कुछ लोग ऐसी क्रियाविधियों में, गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं जो राष्ट्रद्रोही होती हैं या राष्ट्र के विरुद्ध कुछ प्लान कर रही होती हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि आधुनिक सरकारें भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है। आईपीसी की धारा को 124 ए को समाप्त करने की मांग की जा रही है कि अब इसका प्रासंगिकता नहीं है, इसके दुरुपयोग ज्यादा हो रहे हैं। आप सहमत हैं? सर, जो आईपीसी की धारा 124 के दुरुपयोग से संबंधित मामले हैं वो इस परिप्रेक्ष्य में बात की जाती है कि जितने मामले दर्ज किए जाते हैं उसमें जितने असल में विक्टिम प्रूफ हो पाते हैं उनका अनुपात बहुत कम है। इस बारे में ये चीज़ कही जाती है कि राष्ट्रद्रोह के अलावा अगर कोई वैसे भी हमारे आईपीसी में बहुत सी धाराएं हैं जिनमें बड़े क्राइम्स के लिए धाराएं पहले से हैं, और चूंकि ये आईपीसी में 124 से धारा औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाती है, इस वजह से खत्म होने की बात की जाती है। कुछ स्तर तक ये बात सत्य है सर कि अगर पुलिस प्रशासन के स्तर से 124 से धारा और राज्य सरकार की तरफ से अधिक संख्या में इस्तेमाल की जा रही है या ऐसे कोई मामले हैं जो प्रूफ नहीं हो पाते हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला है जिसमें राष्ट्र के प्रति वास्तव में कोई विचारधारा उत्पन्न हो रही है या एक ग्रुपिंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि कुछ केसेस में बहुत सावधानी के साथ इस धारा को इस्तेमाल अभी किया जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी एक और चीज बहुत चर्चा में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि वेश्यावृत्ति के संबंध में कुछ निर्णय दिया है। यस सर। आप बता सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है? वेश्यावृत्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई महिला स्वयं से इस अपने शरीर पे, चूंकि वो संप्रभु हैं, अपने शरीर से रिलेटेड उनके सारे अधिकार हैं, तो अगर वो पर्सनल लेवल पे काम कर रही हैं तो ये एक प्रोफेशन में कंसिडर किया जाना चाहिए। लेकिन वेश्यालय चलाना या एक रैकेट जैसा संचालित करना वो अभी भी गैर कानूनी है। इस निर्णय के इम्पोर्टेंस को बताइए कि क्या इससे नेतार्थ क्या निकल के आ रहे हैं? सर, इसके निर्णय के कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक दोनों पहलू हम देख सकते हैं। सकारात्मक पहलू ये है सर कि चूंकि व्यक्ति की निजता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से कार्य में संलिप्त होता है, कोई सामूहिक प्रयास नहीं कर रहा है, एक गुप्त रूप से अपना कार्य करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको शायद प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस संदर्भ में तो ठीक है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि भारत की जो परिस्थितियां हैं सामाजिक आर्थिक, उसमें वेश्यावृत्ति में जाने का बड़ा कारण ये है कि आर्थिक
रूप से संपन्न लोग नहीं है, आर्थिक रूप से उनको तंगी है, इस वजह से वो इसमें चले जाते हैं। तो कोई भी कल्याणकारी राज्य सिर्फ आर्थिक रूप से तंगी के चलते कोई महिला अगर अपनी शरीर पे ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित होती है, तो मुझे लगता है ये एक प्रश्न चिन्ह है किसी भी ऐसे राज्य पे। तो राज्य सरकार को का दावे तो ये है कि अगर वो सामाजिक आर्थिक स्थिति महिलाओं की जो विधवा हैं या जो अकेले हैं, परिवार से अलग हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे, तो मुझे लगता है कि वेश्यावृत्ति अपने आप में गौड़ हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा, लोग इस तरफ नहीं जाएंगे। अग्निवीर योजना के बारे में आपने सुना है? यस सर। क्या इसका उद्देश्य क्या है? सर, अग्निवीर योजना का मूल उद्देश्य जो मुझे लगता है वो ये है कि एक औसत आयु जो भारतीय विभिन्न सेनाओं में थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, उसको एक तो कंट्रोल करना। दूसरी चीज है, अब बहुत सारे विशेषज्ञ ऐसा बताते हैं कि कन्वेंशनल वॉर फ्रंट टू फ्रंट होने की संभावना कम है, इसलिए संख्या बल भी थोड़ा सीमित किया जा सकता है ताकि राजस्व को हम बेहतर तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें और मॉडर्नाइजेशन में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें, बस पेंशन और तनख्वाहों की अपेक्षा करें। और इसके अलावा कोई उद्देश्य? और सर, उद्देश्य ये है कि चूंकि इसमें प्रावधान यह है कि अभी 17 से 23 साल 21 साल तक के बच्चों की बात की जा रही है, तो एक यंग ब्लड आएगा हमारी सारी सेनाओं में, तो वो मॉडर्नाइजेशन को, टेक्निक को सीखने के लिए ज़्यादा केपेबल हैं, और उसके बाद 4 साल के बाद अगर वो चाहें तो वो कोई काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि सेना में 4 साल का ही फाउंडेशन क्यों रखा गया है और 4 साल बाद 25% को लेने की बात क्यों की जा रही है? सर, 4 साल का सिर्फ 4 साल ही क्यों रखा गया, इस बारे में मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ। युवा बच्चों को लेने के बाद जो तर्क हैं वो मैंने आपको बताया एक दो। उसके बाद जो 25% लेने की बात है वो सर ये है कि जो लोग जिनमें भावना देश प्रेम की रहेगी और जो लोग वाकई आगे सर्व करना चाहेंगे, इसकी अपेक्षाकृत कि वो अपना निजी व्यवसाय करें या दूसरी नौकरियों में जाएं, तो उनके कुछ परीक्षण होंगे और उसके बाद वो लोग शामिल किए जाएंगे। बाकी सारे लोग अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन उन 4 साल के लिए वो देश की सेवा में भी अपना योगदान दे सकते हैं। इसका विरोध क्यों हो रहा है? सर, इसका विरोध होने का एक बड़ा कारण ये है कि जो सेना की सीधी भर्तियां होती हैं, जो आमतौर पे हम ट्रेडिशनली देख रहे थे तीनों अंगों में, वो एक बड़ा तबका वो है जो अपेक्षाकृत छोटे पद हैं, सूबेदार के पद हैं, सिपाही के पद हैं, वो ऐसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं जो देश प्रेम के साथ साथ अपनी जीविका के लिए भी कहीं ना कहीं सेना पर निर्भर होते हैं। हालांकि सेना की तरफ से कहा गया कि जीविका के लिए सेना नहीं है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है देश की सिक्योरिटी। तो मुझे लगता है कि एकदम से जो बिना किसी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक साथ सारी भर्तियों में लागू करना, एक तो ये कारण विरोध का रहा। दूसरा सर, लोगों की उम्मीद रहती है जॉब सिक्योरिटी की, कि उनको देश अपने परिवार के बारे में ज्यादा ना सोचना पड़े और वो आसानी से वहां कार्य कर सके। तो उनको एक झटका लगा है कि 23 साल बाद या जो भी सीमा निर्धारित की जाएगी उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा। ठीक है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इसे वापस ले लेना चाहिए? नहीं सर, इसे वापस तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरा सुझाव अगर पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा शायद आप धीमे धीमे करके ये चीजें शुरू कर सकते थे। कुछ हिस्सा आप इसके द्वारा करते, कुछ पुरानी भर्तियों की तरीके से चलता रहता, उससे पहले बात की जानी चाहिए थी या इस चीज को समझाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, क्योंकि हम एक लोकतंत्र में रहे हैं, लोगों को अपनी नीतियां जो उनके लिए बनाई जा रही हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो सहभागी हैं उनको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि ये जो एकाएक विरोध हो गया ये नहीं होता। तो वापस लेना तो ठीक नहीं है, क्योंकि सर मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, यंग ब्लड जरूरी है, लेकिन इसका तरीका शायद कुछ और बेहतर हो सकता था। ठीक है, शशिधर सर। दीपक, आपका मीडियम ही है? सॉरी सर जी, आपका मीडियम हिंदी ही है? अच्छा, यस सर, हिंदी मीडियम। क्वेश्चंस मैं पूछना चाह रहा था आपसे। अभी आप हाल फिलहाल में आपने सुना होगा एक वर्ड बहुत ज्यादा कॉइन होता है, अल्ट्रा नेशनलिज्म। क्या है अल्ट्रा नेशनलिज्म? सर, अल्ट्रा नेशनलिज्म शायद हम उग्र राष्ट्रवाद कह सकते हैं। हाँ, उग्र राष्ट्रवाद। सर, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आप अपने लोगों से, अपनी जगह से प्रेम करते हैं और उस पर गौरवान्वित होने का प्रयास करते हैं। अल्टर नेशनलिज्म वो, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उग्र राष्ट्रवाद वो है कि जहाँ पे उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, मतलब आपके देश में चीजें ठीक से चल रही हैं, देश की स्थिति ठीक है, लोग परस्पर सामंजस्य के साथ रह रहे हैं, लेकिन अलग अलग लोग अपने अपने नेशनलिज्म की मानक निर्धारित करने लगते हैं। मुझे लगता है ये एक अल्टर नेशनलिज्म।
सही मानक क्या है ना नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का सही मानक क्या है? सर मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद का सही मापक तो यही है कि आप अपने राष्ट्र से प्रेम करें, लेकिन उस प्रेम की कीमत किसी दूसरे राष्ट्र से विरोध नहीं होना चाहिए। अच्छा, राष्ट्रवाद का उदय बता सकते हैं कब हुआ? सर राष्ट्रवाद का उदय भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वैश्विक कौटिल्य ने परिप्रेक्ष्य भी। में बताइए, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बता दीजिए। सर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एग्जैक्टली कब हुआ? किसके द्वारा सॉरी सर, प्रतिपादित मैं किया गया ये? नहीं, अच्छा कोई बात सॉरी नहीं। सर मैं अच्छा, रेडिकलिज्म या आप जो कट्टरता देख रहे हैं आज के समय में, इस कट्टरता को, भारतीय जो वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, इस कट्टरता को संभालने का क्या आपके लिए टूल होगा? किस तरह से संभाला जा सकता है? खास सर पहले प्रदेश तो के सेंस में, जी। अगर खास तौर पे उत्तर प्रदेश के सेंस में देखें हम पिछले कुछ 2-4 सालों के बदलते हुए परिवेश में, तो यस क्या है? सर, कट्टरता को या किसी भी समस्या को अगर हमें सुलझाना है तो उसके कारणों पे जाना बहुत जरूरी है। तो अगर हम कट्टरता के अभी कारण देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ आइडेंटिटी को अपने असेट करने का जो एक कारण है, एक तो वो कारण है। दूसरी चीज है कि ये आइडेंटिटी को असेट करने के माध्यम बहुत ज्यादा हो गए हैं। आप सोशल मीडिया पे बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत आराम से लिख सकते हैं। पहले लोगों के पास बोलने की आज़ादी थी, लेकिन वो इतने ग्लोबलाइज रूप में नहीं बोल पाते थे। एक सर्टेन लोग होते थे जो बहुत अच्छी तरीके से अपने क्षेत्र में पारंगत होते थे, फिर वो प्रिंट मीडिया या अलग मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रखते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर इतना अच्छा है कि लोग कोई भी बात प्रोपोगेट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि, और तीसरी चीज़ है सर कि एक हमें थोड़ी सी सहिष्णुता के स्तर पे कमी आ रही है। हमको ऐसा लगता है कि हम दूसरा वर्ग या दूसरा तबका हमसे ज्यादा सुविधाएं ले रहा है, हमसे ज्यादा रूल करने की कोशिश कर रहा है, और इससे हमें खतरा है। तो ये 2-3 कारण मुझे लगते हैं सर कट्टरता के ज्यादातर। कैसे संभालेंगे इसको? मेरा सवाल था उत्तर प्रदेश के सेंस में आप इसको कैसे संभालेंगे? सॉरी सर। सर संभालने के स्तर पे वही, अगर हम कारणों को सही करने की कोशिश करें, एक तो शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। शिक्षा सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक नहीं, एक समझ की, जो आपकी सहिष्णुता की, सहयोग की भावना पैदा करे, एक तो शिक्षा का माध्यम हो सकता है। दूसरा माध्यम है कि कट्टरता किस रूप में फैलती है। तो हम देखते हैं हर कट्टर एक उन्माद होने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे या किसी तरीके से उसको प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि आप व्हाट्सएप या ट्विटर जैसे ग्रुप से या सरकारी तंत्र के माध्यम से उनको रोकने की कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज, अगर ऐसा कोई चीज हो जाता है तो उसकी त्वरित कार्यवाही, और वो ऐसी कार्यवाही जो दूसरों के लिए एक नजीर बन जाए, वो ऐसा करने से बचें। अभी आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले न्यूज में बारिश हुई और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बह गया, थोड़ा सा उसका एक पोर्शन जो है वहां पे। तो यस सर। उसी से एक सवाल है मेरे लिए, आपके लिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश के विकास में क्या योगदान होगा और क्यों आप इम्पोर्टेंट है वो? सर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से लेकर इटावा तक बना है, और इटावा के बाद वो फिर यमुना एक्सप्रेसवे और उनसे कनेक्ट होते हुए दिल्ली तक कनेक्शन के लिए बना है। बुंदेलखंड हमारे प्रदेश में हमेशा एक ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ सापेक्ष वंचना का भाव रहा। पानी की क्राइसिस हमेशा से रही और डेवलपमेंट नहीं रहा। तीसरी चीज है वो बीहड़ था, चंबल नदी का, इस वजह से वहाँ अराजकता भी बहुत ज्यादा रही, डाकुओं का प्रवेश रहा। तो रोड अपने आप में सिर्फ परिवहन का माध्यम नहीं होता है, वो बहुत सारे विकास का माध्यम होता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, वो ना सिर्फ उन सारे क्षेत्रों को लखनऊ और फिर कानपुर और फिर कानपुर से होते हुए दिल्ली से कनेक्ट करेगा, बल्कि उस रोड के आसपास गांवों का विकास, क्योंकि चित्रकूट जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर्यटन का विकास हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, और फैक्ट्रीज वहाँ आ सकती हैं जो अभी नहीं दिखती हैं। तो मुझे लगता है कि विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा प्रयास है। टोटल कितने एक्सप्रेसवे हैं उत्तर प्रदेश में? सर 5 क्रियान्वित हैं और कुछ प्रपोज भी हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन आपसे। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण के दौरान ये कहा कि रेवड़ियों वाला जो कल्चर है वो बंद किया जाना चाहिए। और कल जी सर। सुप्रीम कोर्ट ने उस पे एक जो आपका केंद्र सरकार है उससे एफिडेविट मांगा है और पूछा है कि फ्रीबीज इन इलेक्शंस, इसको बंद करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए जाएं। तो आपके हिसाब से ये फ्रीबीज इन इलेक्शन कहाँ तक जायज है और इसको रोकने के लिए या बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
सर फ्रीबीज आमतौर पे हम उन पद्धतियों को, उन कार्यों को या उन फंड एलोकेशंस को कहते हैं जो सरकारें चुनाव में आने से पहले बिना अपनी राजकोषीय स्थिति लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण कह लीजिए या उनको एक आप समझ लीजिए अपने साइड में मिलाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो लुभाने के लिए। का सबसे बड़ा, जी हाँ, लुभाने के लिए, थैंक यू सर। तो लोगों को लुभाने के लिए, और ये बहुत शॉर्ट टर्म गोल होता है उनका कि वो इससे सत्ता में आ जाते हैं और उसके बाद वो शायद ऐसा सोचते हैं कि उनको 5 साल कार्य करना है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान सर हमारी राजकोषीय नीति पे आता है। सॉरी सर, मैं आपका प्रश्न भूल गया। मेरा सवाल था, ये फ्रीबीज इन इलेक्शंस को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ये जायज है या नहीं जायज है? ठीक है सर, ये जायज तो नहीं है क्योंकि ये राजकोषीय नीति पे एक हमारे राजकोषीय आधार पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे अभी राज्य में 5 या 6 ऐसे राज्य हैं जिनको लेके बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि उनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है। अपनी जीएसडीपी का वो 40%, 35% कर रहे हैं। तो जायज तो ये बिल्कुल नहीं है। सरकार की तरफ से जो कार्य किए जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि कौन सी पार्टी या कौन सी सरकार फ्रीबीज में कितनी चीजें देने वाली है, किस आधार पे देने वाली है, राजकोषीय क्षमता है या नहीं है, इससे संबंधित अगर कोई कानून पार्लियामेंट पास करती है तो वो एक तरीका हो सकता है। दूसरी चीज कैसे है सर करेंगे? कि कैसे करेंगे? जी, मुझे लगता है सर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इन फ्रीबीज का शुरुआत में जो हमें लाभ मिलता है एज अ जनता, तो ये जनता के सोचने की इस तरह की भी चीजें हैं कि अल्टीमेटली जो बाद में राजकोषीय घाटा होगा वो टैक्स के माध्यम से या विभिन्न विकासात्मक पहलों को रोक के आप ही के ऊपर आना है। तो मुझे लगता है जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। वो लुभावन में ना आए एक शॉर्ट टर्म की कृषि ऋण माफ कर दिया या बिजली बिल माफ कर दिया, बल्कि अपेक्षाकृत उनको एक सशक्त राज्य जो कि राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी हो, उसकी मांग करनी चाहिए। फ्रीबीज से लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या खतरा है? सर किसी भी राज्य को चलाने के लिए आर्थिक पक्ष उसका मजबूत होना सबसे जरूरी है। तो फ्रीबीज का सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि आर्थिक रूप से नुकसान होता है। दूसरी चीज है, एक राज्य में फ्रीबीज आती है तो हम देखते हैं कि वो एक डोमिनो इफेक्ट जैसा हो जाता है। उत्तर प्रदेश करेगा वही चीज, फिर राजस्थान करेगा, तो फिर देश के स्तर पे भी समस्या आती है। तो फिर सॉवरेन ऋण आप लेते हैं, कभी राज्य ऋण लेते हैं राज्य केंद्र से, फिर केंद्र लेता है बाहर से, तो वो एक चेन सी चलने लगती है। तो फ्रीबीज का सबसे बड़ा खतरा तो ये है। तीसरी चीज है सर, कई बार आप जब लोगों के इकोनॉमिक और सोशल चीजें कंप्लीट कर देते हैं ऐसी छोटी छोटी, तो बड़े जो मुद्दे रह जाते हैं वो कहीं पीछे हो जाते हैं। लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पाके खुश हो जाते हैं, तो बड़े मुद्दे कहीं पीछे रह जाते हैं। मुझे लगता है ये एक तीसरा कारण। चलिए ठीक है। थैंक यू सर माइक सर, माइक ऑफ है आपका। ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर होता है और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सर फीडबैक कुछ? हाँ, अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये भी करेंगे हाँ सर, उनका टाइम हो रहा है दूसरे वाले का, तो उनसे भी ले लें, फिर एक साथ ले लेंगे फीडबैक। ठीक है सर। ठीक ठीक, ये कर लेते हैं, फिर से आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है, प्रणाम। ठीक ठीक, नमस्ते।